नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। बिहार चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इस बीच विपक्षी गठबंधन ने आखिरकार सीट शेयरिंग का फाइनल फार्मूला तय कर लिया है। यानी लंबी खींचतान और कई दौर की बातचीत के बाद अब गठबंधन की तस्वीर साफ होती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये फार्मूला वाकई बिहार में सत्ता की कुंजी बन पाएगा या फिर कांग्रेस और छोटे दलों की नाराजगी इसे अंदर से कमजोर कर देगी? क्योंकि कांग्रेस शुरू से ज्यादा सीटों की मांग कर रही थी और लेफ्ट पार्टियां भी अपने प्रभाव वाले इलाकों में ज्यादा हिस्सेदारी चाहती थी। तेजस्वी यादव को अब इस समीकरण को न सिर्फ साधना होगा बल्कि ये भी साबित करना होगा कि वो सभी दलों के साथ यहाँ पर सबको साथ लेकर चल सकते हैं। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जो सब महागठबंधन ने फार्मूला तय किया है, इस फार्मूले के तहत क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक रहेगा जो फार्मूला फाइनल हुआ है? देखिए, फाइनल तो अभी भी नहीं कह सकते क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं और ऑफिशियल उनकी तरफ से कुछ नहीं आया है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो इन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर जो आपस में जो सहमति की जो इनकी बातें आ रही हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो असहमति से जन्मा हुआ समझौता है। क्योंकि कांग्रेस ने जितनी सीटें मांगी उनको लगभग उससे 20-25 सीटें कम मिली। राजद को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उसके अलावा लेफ्ट को भी कहीं ना कहीं मन मार के रहना पड़ा। तो कुल मिला जुलाकर देखें अगर तो राजद को लगभग 130 सीटें मिल रही हैं और 50 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। 20 सीटों पर वीआईपी दावा कर रही है और लेफ्ट को 35 सीटें मिल रही हैं। लेकिन साथ साथ एनडीए की भी हमें अगर बात कर लें, क्योंकि ये ज़रूरी है, सिर्फ विपक्ष को ही लेके चलना सही नहीं होगा, तो एनडीए में भी लगभग खाका खींच दिया गया सीट शेयरिंग को लेकर। और इसमें जदयू 103 सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी। बीजेपी को 102 सीटें मिली हैं। एलजेपी को 25 सीटें, जो चिराग पासवान की पार्टी है। हमको जो जीतराम मांझी हैं उनको 8 से 10 की बात की जा रही है और आरएलएम को 5 से 7 सीटें। ये ऑफिशियल डेटा नहीं है, लेकिन सूत्र यही कह रहे हैं कि यही ओवरऑल थोड़ा बहुत 1-2 सीट आगे पीछे फाइनल डिसीजन हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही बिहार में जीत तय करेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता तो 20 साल से राजद या कांग्रेस सत्ता के बाहर नहीं होती, क्योंकि सीट शेयरिंग तो हर चुनाव से पहले होता है। लेकिन जनता तो इनको 20 साल से बाहर रखी हुई है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई सारी चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं असंतोष को लेके। अभी भी जो मुख्यमंत्री चेहरा को लेके असंतोष है, कांग्रेस नहीं कुछ बोल रही है। खुद से ही तेजस्वी को अनाउंसमेंट कई बार करना पड़ा है। डिप्टी सीएम को लेके मुकेश सहनी कह रहे हैं कि शुभ शुभ बोलो, मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा। तो जब ज़्यादा सीटों पे आरजेडी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है और मुकेश सहनी को 20 सीट मिल रही है, तो आपका डिप्टी सीएम कैसे हो सकता है? इन्होंने तो कांग्रेस से राय ली नहीं, राजद से राय ली नहीं। और जिस तरह से महागठबंधन में शुरू से ही ये परिपाटी चल रही है कि तुमसे हम नहीं पूछेंगे, तुमको हम नहीं बताएंगे, तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, एनडीए के सामने जीत का जो एक सियासी कद है वो बहुत ही महागठबंधन का बौना है। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि बिहार की जनता के बीच में मतांतर की स्थिति है। और वो जब मान लीजिए कि जो महागठबंधन का मुख्य चेहरा है यादव, मुस्लिम या फिर अन्य ओबीसी जातियां हैं, या फिर पीढ़िया की बात कर लें जिसमें कि पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक दलित की बात कर लें अगर इसमें, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरा बिखरा हुआ दिख रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, यादव के तौर पर अगर देख लें तो देखिए, एक तो यादवों के प्रमुख चेहरा हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव को थ्रू देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव पे क्या है, परिवार के अंदर ही लड़ाई चल रही है। लेकिन
राजीव सर, एक सवाल मुकेश सहनी को लेकर आपने उनका जिक्र किया, क्योंकि वो अपने आप को बार बार डिप्टी सीएम का दावेदार बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर ना कांग्रेस से डिस्कशन हो रहा है, ना ही तेजस्वी यादव से किसी तरह का कोई संकेत मिल रहा है पॉजिटिव। लेकिन मुकेश सहनी क्या अब आखिरी वक्त में पाला भी बदल सकते हैं? देखिए, मैं वही कह रहा था, अभी मैं इस पर भी आता हूँ। मुकेश सहनी 5 से 7% जो वोट हैं बिहार में, निषाद वोट, जो मल्लाह वोट कह सकती हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि इनको ये तो वैसे भी नहीं मिलना है, और इनके दावे बता रहे हैं अपनी ही पार्टी के नेताओं को कि अगर तुम डिप्टी सीएम का पद नहीं दोगे तो मैं पाला कहीं और बदल सकता हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता हूँ। और अगर ऐसा होगा तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। मैं इसीलिए यादव वोटों के तौर पे अगर देखिए, जिस तरह से यादव वोट, क्योंकि सारे यादव छिटक जाएं, दलित छिटक जाएं, मुस्लिम खासतौर ओवैसी और प्रशांत किशोर तरफ बढ़ ही रहे हैं, तो फिर बचेगा क्या? और यादव को मैं क्यों कह रहा हूँ, पार्टी में लड़ाई है, तेज प्रताप लगातार घेर रहे हैं कि सीएम नहीं बनेंगे, यादवों का वोट इनके साथ नहीं है। तो बिहार के अन्य इलाकों में जिस तरह से पिछली बार 2020 से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यादव ने वोट दिया, नीतीश कुमार में विश्वास जताया, तो यादव वोट भी कहीं ना कहीं तेजस्वी से अब छिटक रहे हैं। दूसरी बात, अब आते हैं दलित पे। तो जिस तरह से आरजेडी ने तेजस्वी को युवा नेता के तौर पर एस्टैब्लिश किया, और अब जब वही चिराग पासवान दलित युवा नेता के तौर पर उभर कर आ रहे हैं इस बार एनडीए के साथ, क्योंकि पिछली बार तो चुनाव लड़ नहीं थे, 134 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और सीधे सीधे एनडीए को टक्कर, एनडीए में जो जदयू है उसको टक्कर दिया था, और कई सीटें वो मार भी ले गए थे, काफ़ी नुकसान भी पहुंचाए थे, और इस बार वो एनडीए के साथ हैं। तो जब चिराग पासवान पैरेलल खड़े हों तेजस्वी के, तो कभी भी दलित वोट तेजस्वी के साथ नहीं जाएगा। तीसरी बात है अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की। तो सीमांचल में देखा जाए तो मुस्लिमों का गढ़ माना जाता है सीमांचल, चाहे किशनगंज की बात हो, अररिया का बात हो, पूर्णिया की बात हो, या फिर कटिहार की बात हो। 68% से लेके जो नीचे भी आए तो 39% लास्ट है, इतने मुस्लिम हैं वहाँ। लेकिन वहाँ आरजेडी को 1 सीट मिलती है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है, फिर ओवैसी भी 5 सीट मार ले जाते हैं वहाँ। तो अब मुस्लिमों ने ओवैसी को अपना नुमाइंदा मान लिया है, और जो लगातार जो डर दिखाने की जो परंपरा आरजेडी ने और कांग्रेस ने डेवलप कर रखी थी कि बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं करेगी, बुराई करेगी, बुराई सोचेगी, तो वो अब डर से निकल के अब ओवैसी में या प्रशांत किशोर में ये कहीं ना कहीं विश्वास जताने लगे हैं। तो इनका तीनों मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक खिसका, साथ साथ अब चूंकि उपेंद्र कुशवाहा भी पिछली बार नहीं था और इस बार लड़ रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी एक बड़ा देखा जाए तो जो पूर्वी बिहार में, जो मध्य बिहार में जो कोयरी समाज है, नालंदा की बात करें, जहानाबाद की बात करें, तो इन जगहों पे भी जिस तरह से बढ़त इनको हासिल है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं ना कहीं एनडीए में आने की वजह से एनडीए को इसकी बढ़त मिल जाती है। तो ये देखा जाए तो महागठबंधन को बहुत बुरी हार मिलने वाली है, क्योंकि सीट शेयरिंग या सीटों का फॉर्मूला तय कर लेना जीत की गारंटी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। राजीव सर, इस बीच कई दिग्गजों की किस्मत भी इन चुनावों में दांव पर लगी है, उनको लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये दिग्गज अपनी साख बचा पाएंगे या नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, दिग्गजों में चाहे एनडीए की बात हो, महागठबंधन की बात हो, क्योंकि सरकार में एनडीए है तो इसको एक बेनिफिट है, क्योंकि डेवलपमेंट कार्य तो अच्छे खासे हुए हैं। चूँकि हमने भी जो चुनावी यात्राएं की तो लोगों का मत जाना, चलिए हम जो देख रहे हैं उसको हम साइड भी करते हैं, तो लोगों का मत जाना, तो लोग साफ साफ एनडीए के पक्ष में लंबंदी दिखा रहे थे अपना, और कह रहे थे कि नहीं एनडीए ही सत्ता में आएगी। और एक चीज़ और भी है, जिस तरह से पिछले 1 महीने के अंदर 125 करोड़, सोचिए परसों रोज भी 62,000 करोड़ की सौगात दी है बिहार पीएम ने, तो 125 करोड़ की जो इन्होंने वो जो सौगातें दी हैं, जो नीतीश कुमार ने अभी कल ही चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे राजगीर में परसों आपको इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, चाहे जीविका दीदियों को भी जो 21 करोड़ का 21 लाख जो जीविका दीदियों को उन्होंने जो 10,000 रुपये ट्रांसफर किए, इसके पहले 3 अक्टूबर को किया था, 26 सितंबर को मोदी जी ने किया था 75 लाख जीविका दीदियों को, तो सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। दूसरी बात एक चीज़ और है, जिस तरह से लगातार राहुल गांधी हमलावर है वोट चोरी को लेके, तो अब अगर राहुल गांधी की सीटें कम होती हैं तो समझिए कि उनको एक तरह से बिहार की जनता ने दुत्कार दिया बिहार से। दूसरी बात कि वो यहाँ पीएम मोदी की जीत हो जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर शुरू से वो किया था, इनकार किया था, काउंटर किया था। दूसरी चीज़ बड़ी बात क्या है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से
20 साल से वो दूर हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो उनको 20 साल बाद कहीं ना कहीं एक अपनी पार्टी को आप सरकार में लाने का मौका मिलेगा। जो है क्या बोलते हैं, कुशवाहा हैं, जो आप चिराग पासवान हैं, इनको भी देखा जाए अगर इनको बड़ी बढ़त मिलती है तो इनको भी अपनी पार्टी का विस्तार करने का मौका मिलेगा। साथ साथ कांग्रेस की जो बात हम करें तो कांग्रेस को भी अगर देखा जाए तो अगर वो ठीक से अपने प्रदर्शन को नहीं कर पाते हैं, सुधार नहीं पाते हैं, तो फिर से ये होगा कि आपने जो जो आरोप लगाए, आपने इतना दौरा किया, आपकी कांग्रेस समिति की 50 साल बाद बैठकें की, आपकी बहन आके दौरा कर रही हैं, सब टाइम फिस हो गया। तो एक सारी चीज़ें हैं। उसके अलावे जो नीतीश कुमार का जो उनको एक बहुत बड़ा मौका, जिस तरह से उनको अचेतावस्था की बातें कही गई, जिस तरह उल्टी पुल्टी बातें की गई, तो नीतीश कुमार को भी, और जिस तरह से नीतीश कुमार योजनाओं का जिस तरह से लगातार सौगात दे रहे हैं, योजनाओं का जो उद्घाटन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े शिलान्यास कर रहे हैं, तो एक ये भी है कि इनको अगर जनता सही तरीके से पार्टी को वोट देती है, सही तरीके से इनको जिता कर लाती है, तो नीतीश कुमार को भी 10वीं बार सीएम बनने का मौका मिलेगा। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरी तरह से साफ साबित हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि ये अपने आप में बड़े बड़े नेताओं का देखा जाए तो इस चुनाव में एक तरह से इनका प्रदर्शन अगर अच्छा होता है या बुरा होता है तो एक तरह से इनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पे इनको देखा जाएगा कि भाई आपने जो बोला उसको जनता ने कैसे लिया, जनता ने आपको हराया है तो आपको नकार दिया, जनता ने आपको जिताया है तो जनता ने आपको स्वीकार कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ा इस बार मसला बनता है। चलिए राजू सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गठबंधन का ये फार्मूला अब तय हो चुका है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, जहां हर सीट पर समीकरण, जाति और रणनीति का खेल चलेगा। सवाल यह है, क्या ये गठबंधन मैदान में एकजुट होकर चुनाव में उतर पाएगा या फिर पुराने मतभेद चुनावी जमीन पर फिर उठेंगे। बिहार की सियासत में अब नजरें सिर्फ एक चीज पर टिकी हैं कि ये फाइनल फार्मूला वाकई फाइनल रिजल्ट भी तय कर पाएगा या नहीं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।